हेलो फ्रेंड्स, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी से हिस्ट्री प्लस हिस्ट्री का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भारत का 500 से 800 ईस्वी में क्या इतिहास रहा और भारत की स्थिति कैसी थी और भारत किस प्रकार छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। उस समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत की स्थिति क्या थी या भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये सब हम और इसमें हम देखेंगे कि उस समय स्थापत्य कला कैसी थी। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा चैप्टर 8 है छोटे छोटे राज्यों का युग। तो 500 ईस्वी आते आते गुप्त वंश का पतन हो चुका था और उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। तो उत्तर भारत 500 से 800 ईस्वी के बीच एक बड़े राज्य स्थापित करने की कोशिश हुई, परंतु यह राज्य बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सका और उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और ये राज्य आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो गुप्त वंश के पतन के करीब 100 साल बाद लगभग 590 ईस्वी में वर्धन वंश की स्थापना हुई। वर्धन वंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने की थी। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हुए, जिसमें इनके बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन राजा बना और गद्दी पर बैठा और इसके छोटे पुत्र का नाम था हर्ष, जिसे हम हर्षवर्धन के नाम से भी जानते हैं। छोटे पुत्र का नाम था हर्ष। अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्ष वर्धन वंश का राजा घोषित कर दिया गया या हर्ष को वर्धन वंश का राजा बना दिया गया। तो राजा बनने के पश्चात या राजा बनने के बाद हंस हर्ष दिग्विजय के लिए निकला। हर्ष ने पंजाब पंजाब और पूर्वी राजस्थान को जीत लिया। पूर्वी राजस्थान को जीतने के पश्चात हर्ष ने असम तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया तथा फिर वह दक्षिण की तरफ बढ़ा और उसने दक्कन पर चढ़ाई करने की कोशिश की, परंतु उसे चालुक्य चालुक्य नरेश पुलिकेशन सेकंड ने रोक दिया। पुलिकेशन द्वितीय कर्नाटक में पुलिकेशन द्वितीय की राजधानी कर्नाटक के वातापी में थी। यह चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और हर्ष वर्धन वंश की शुरुआत में राजधानी
थानेश्वर थी, जिसे हर्षवर्धन ने परिवर्तित करके अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, क्योंकि कन्नौज उसके राज्य के सेंटर में पड़ती थी। कन्नौज वर्तमान में कन्नौज यूपी में पड़ता है और वर्तमान में थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में पड़ता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि थानेश्वर कहाँ है, तो थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है और कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हर्ष की जीवनी हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने लिखी। हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना भी की है। अब देखते हैं वर्धन वंश का मैप। तो वर्धन वंश गुजरात से, जिसे पहले बल्लभी के नाम से जाना जाता था, गुजरात से लेकर असम तक फैला हुआ था। अब देखते सामाजिक दशा। तो इस काल में इतिहास के लिए उपलब्ध स्रोतों में से बौद्ध यात्री हेन सांग का वृत्तांत बहुत प्रचलित है, या सबसे सटीक विवरण प्रदान करता है। हेन सांग लगभग 26 चीन से रवाना हुआ और वह लगभग फाहियान का अनुसरण करते हुए, यानी जो फाहियान गुप्त काल में आया था, उसी के जिस मार्ग से फाहियान आया था उसी मार्ग को अनुसरण करते हुए यह मध्य एशिया से, तो कहाँ से आया था, मध्य एशिया से होता हुआ भारत पहुंचा। उसने मार्ग में अनेक बौद्ध विहारों की यात्रा की, या अनेक बौद्ध विहारों में रुका। वह भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने आया था। यहाँ पर यानी हेन सांग ने भारत पहुंचकर देखा कि भारत में बौद्ध धर्म सभी शहरों में लोकप्रिय नहीं है, और उसने यही देखा कि भारत में जाति प्रथा अभी भी जाति प्रथा है, और नगरों के बाहर एक अछूत जाति के लोग रहते हैं, जिनके साथ बुरा सलूक किया जाता था, और सभी लोग शाकाहारी नहीं थे, लेकिन उन पर इस बात पर जोर दिया जाता था कि लोग मांस ना खाएं। अमीरों और गरीबों के मकानों में काफी अंतर था। अमीरों के मकान सजे हुए होते थे, और वहीं गरीबों के मकान सादा और सफेदी पुते हुए होते थे, और उनके फर्श कच्चे होते थे। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अस्थिरता आ गई, और इस समय दक्षिण या दक्कन शक्तिशाली या दक्षिण के राज्य शक्तिशाली हो गए। अब देखते हैं दक्षिण और दक्कन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं चालुक्य वंश। तो सातवाहनों के पतन के बाद दक्कन में छोटे छोटे अनेक राज्यों का उदय हुआ। वाकाटकों ने एक मजबूत राज्य बनाने की प्रयास किया, परंतु वह बहुत अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। उनके बाद चालुक्य वंश आया, जिसका केंद्र वातापी में था। वातापी कहाँ है? वातापी कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय का शासन उसी समय था जिस समय हर्षवर्धन का उत्तर भारत में था। उसकी यानी पुलिकेशन द्वितीय की महत्वाकांक्षा पूरे दक्कन पठार पर शासन करने की थी, और वह कुछ समय तक इसमें सफल भी हुआ। नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में उसने हर्ष को हरा दिया, और परंतु चाणक्य के 2 और शत्रु भी थे। उत्तर दक्षिण में राष्ट्रकूट और दक्षिण में पल्लव।
राष्ट्रकूट वंश का शासन उत्तरी दक्कन में उत्तरी दक्कन में था। आरंभ में वे चालुक्य वंश के अधीन थे, परंतु जब 8वीं शताब्दी में चालुक्य कमजोर हुए तो वे शक्तिशाली हो गए और चालुक्य राजा पर आक्रमण कर दिया और उसे युद्ध में हरा दिया। परंतु जब फिर से दक्कन में चालुक्य की शक्ति बढ़ रही थी, तभी उसी समय पल्लव भी शक्तिशाली हो रहे थे। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन से युद्ध किया और उसे हरा दिया। परंतु कुछ साल बाद पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को हरा दिया और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। चालुक्यों की यह करारी हार थी। चालुक्य राजा कला के प्रेमी और संरक्षक भी थे। उन्होंने दक्कन की पहाड़ियों में गुफा मंदिर तथा अन्य मंदिरों का भी निर्माण कराने के लिए प्रचुर धन दिया। एलोरा की अधिकांश मूर्ति कला का श्रेय चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं की दानशीलता को जाता है। अब देखते हैं चालुक्य वंश का मैप। तो ये कहां पर फैला हुआ था? तो ये पिंक कलर से जो है ये चालुक्य वंश का मैप है। यहाँ चालुक्यों का शासन था। इनकी राजधानी थी वातापी। इनकी बड़ी बड़ी सिटीज थी स्वर्णगिरी, और इनके राज्य से कृष्णा और गोदावरी नदियां भी निकल बहती थी। अब देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। पल्लव तो दक्षिण के पल्लव आरंभ में संभवतः सातवाहन वंश के अधिकारी थे। जब सातवाहन राज्य का पतन हो गया तो पल्लव अपने स्थानीय इलाकों यानी जिस स्थान पर वह अधिकारी थे उसी स्थान के वो शासक बन गए और धीरे धीरे कांचीपुरम क्षेत्र के दक्षिण में अपना शासन फैलाया और उन्होंने पांड्य और चालुक्यों से अनेक लड़ाइयां लड़ी। इन दोनों ने पांड्य और चालुक्यों ने उन पल्लवों को शक्तिशाली बनने में बहुत सी बाधाएं डाली। फिर भी पल्लव अपना शासन स्थापित करने में सफल हो गए और उन्होंने कांचीपुरम में के दक्षिण का इलाका और तंजौर को जीत लिया क्योंकि यह क्षेत्र संपन्न और उपजाऊ था। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन और हर्ष और पुलकेशन द्वितीय का शासन या द्वितीय समकालीन थे या इनका शासन समकालीन था। यह अपने जमाने में अन्य कई राजाओं की तरह महेंद्र वर्मन अन्य राजाओं की तरह केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कवि और संगीतज्ञ भी था। शुरुआत में वह जैन धर्म को मानता था या जैन धर्म को के हिसाब से सोचता था। बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर वह शैव बन गया या उसने शैव धर्म अपना लिया। यह पल्लव वंश, इसकी राजधानी थी कांची या कांचीपुरम। ये इसकी बड़ी बड़ी सिटीज जैसे सिरा आदि इसकी बड़ी बड़ी सिटीज थी और इसका सबसे प्रतापी राजा था महेंद्र वर्मन। अब देखते हैं तमिल संत के बारे में। इस काल में दक्षिण भारत में एक ऐसा जन समुदाय था जिसका विश्वास था कि धर्म या ईश्वर या व्यक्तिगत उपासना का मामला है, या एक ऐसे कह सकते हैं कोई अगर विष्णु को मानता है या शिव को मानता है तो यह उसका व्यक्तिगत मामला है। तो और यही विचारधारा भक्ति कहलाई। इसमें कई जातियों के लोग शामिल थे। बहुत से तो
कारीगर और किसान थे। वे जगह जगह घूमते हुए विष्णु या शिव की स्तुति में गीत गाते थे। और अलवार विष्णु के उपासक थे। आपसे पूछ सकते हैं तो अलवार कौन थे, तो ये विष्णु के फॉलोअर थे। और नयनार शिव के फॉलोअर थे। अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तमिल, और यह जो गीत गाते थे ये किस भाषा में होते थे, तो ये तमिल भाषा में होते थे। जबकि वैदिक ग्रंथ, जो पुराने ग्रंथ हैं, वो संस्कृत में लिखे गए थे, जिनका जिनको केवल पुरोहित या कह सकते हैं ब्राह्मण और पुरोहित और शिक्षित लोग ही पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। और बीच बीच में अलवार और नायनार लोग कांचीपुरम में एकत्र होते थे और वहां उत्सव के अवसर पर गीत और भजन गाते थे। और ये गीत कैसे होते थे, तो ये गीत भी तमिल भाषा में होते थे। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का भी केंद्र था। अब देखते हैं स्थापित। तो पल्लव राजाओं ने अनेक मंदिर बनवाए। इनमें से कुछ कैसे थे, विशाल चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर, जो बड़ी चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। और अन्य मंदिर प्रस्तर खंडों से बनाए गए थे। जैसे कांचीपुरम के मंदिर, मंदिर के एक सिरे में पर एक कक्ष में मूर्ति रखी जाती थी और कक्ष की छत पर एक ऊंचा शिखर बनाया जाता था। बाकी शताब्दियों में या आने वाली आगे शताब्दियों में यह शिखर अधिकाधिक ऊंचे होते गए। यह है कैलाशनाथ मंदिर, जो पल्लव राजाओं ने बनवाया था। स्थापित जो मंदिर होते थे, अगर आप यदि आज आप तमिलनाडु तमिलनाडु जाएं तो आपको मंदिर गांव में घुसने से पहले आपको ये मंदिर दूर से ही दिखाई देंगे, या आप इन मंदिरों को दूर से ही देख सकते हैं। यह मंदिर इस ओर इशारा करते हैं कि जहां ये मंदिर बने, तो ये लोगों के जमाव के स्थान पर लोगों के जमाव का कारण बन गए। यानी जहां ये मंदिर बने, लोग वहीं पर रहने लगे। और वे लोग उस समय जब 700 या उस शताब्दी में वे लोग शाम को इस मंदिर में एकत्रित होने लगे और एक दूसरे को खबरें सुनाते थे। और खेतों की सिंचाई के मामलों पर यही कर कर और सिंचाई की बातें करते थे। और यहीं पर पुजारी बच्चों को पढ़ाते थे। और दिन के समय प्रांगण का उपयोग पाठशाला के रूप में किया जाता था। इस प्रकार अनेक बड़ी धार्मिक भावनाओं की तरह मंदिर का उपयोग सामाजिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में किया जाता था। ये मंदिर बड़े धनी होते थे, क्योंकि इनकी अपनी क्या जमीन होती थी, जिससे आमदनी होती थी। और इस तरह प्राप्त धन को व्यापार में लगाया जाता था। और पुजारियों के अलावा मंदिर के सारे खेतों की सुरक्षा के लिए एक प्रबंध प्रबंध समिति होती थी, जो मंदिर की संपत्ति और जमीन की रक्षा करती थी और धन का उचित प्रयोग करती थी। तो आज तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट्स में
ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।